अब देखना मैं एक्सरसाइज 3B के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेंथी क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में जो है इसे छोड़ दिया गया था। एन इलास्टिक स्ट्रिंग और नेचुरल लेंथ a प्लस बी। ध्यान रखिएगा कि इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी असली लंबाई जो है वो a प्लस बी है और वह a ग्रेटर देन b। a जो है b से बड़ा दे रखा है, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिएगा इसे स्ट्रिंग के दो पार्ट होते हैं, लेकिन दो स्ट्रिंग है नहीं। स्ट्रिंग के दो पार्ट मानने पड़ेंगे हमें, स्ट्रिंग के दो, लेकिन दो स्ट्रिंग नहीं है। एक पार्ट ए लंबाई का लेना पड़ेगा, एक पार्ट बी लंबाई का लेना पड़ेगा। नेचुरल में ध्यान रखिएगा, नेचुरल में ए ग्रेटर देन बी। मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा, प्रत्यास्थता गुणांक आपको लैम्डा लेना है। हैज ए पार्टिकल ऑफ मास m अटैच टू इट एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम वन एंड। एक पार्टिकल स्मॉल m द्रव्यमान का है जिसे एक सिरे से स्मॉल a दूरी पर बांधा गया है। ये ध्यान से देखिएगा, धागे की जो आपकी नेचुरल लंबाई है वो स्मॉल a प्लस बी है, तो एक सिरे से दूरी a हो जाएगी, दूसरे सिरे से दूरी b हो जाएगी और एक सिरे से स्मॉल a दूरी पर पार्टिकल को बांधा गया है। इसका मतलब धागा जो है टाइट नहीं है। ये ध्यान रखना, धागा टाइट नहीं है लेकिन धागा ढीला भी नहीं है। जब धागा अपनी ओरिजिनल लंबाई में होता है तो उसे जस्ट टॉट की स्थिति कहते हैं, यानी कि लगभग तना हुआ है, उसे ढीला नहीं कहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में टेंशन नहीं लेते हैं। टेंशन तभी लेते हैं जब धागे की लंबाई अपनी ओरिजिनल लंबाई से बढ़ जाती है। अब कहते हैं विच इज फिक्स टू ए पॉइंट ए ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, और वो स्मॉल ए, वो कैपिटल ए बिंदु से बंधा हुआ है एक टेबल के। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स टू द पॉइंट बी, दूसरा सिरा जो है वो बिंदु बी से बंधा हुआ है। सो दैट द स्ट्रिंग इज जस्ट अनस्ट्रेच्ड। स्ट्रिंग जो है जस्ट वर्ड जहाँ भी आ जाएगा तो ना उसे आप ढीले में डालेंगे और ना उसे टाइट में डालेंगे। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इफ द पार्टिकल बी हेल्ड एट बी, पार्टिकल को बी पर रखा जाता है एंड देन रिलीज्ड, उसके बाद पार्टिकल को छोड़ दिया जाता है। शो दैट इट विल ऑक्सीलेट टू एंड फ्रो, वो टू एंड फ्रो एक मुहावरा है जिसे कहते हैं आगे पीछे। तो पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो गति करेगा, यानी आगे पीछे गति करेगा थ्रू ए डिस्टेंस, और जितनी दूरी में गति करेगा वो प्रूव करनी है बी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए, और इन ए पीरियोडिक टाइम पाई अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट एम अपॉन लैम्डा। दो चीज़ हमें प्रूव करनी है। एक तो मुझे प्रूव करना है कि वो कितनी दूरी में आगे पीछे गति करेगा, और मुझे एक वैल्यू प्रूव करनी है कि उस जो एसएचएम पूरी होगी उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, ये भी प्रूव करके दिखाना है। इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है जल्दी से आपके अभी काबू में नहीं आएगा। एक तो क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है, और फिर इस तरह से डायनेमिक्स का जो पोर्शन होता है वो नॉर्मली बच्चों का कमज़ोर होता है, क्योंकि डायनेमिक्स 12th क्लास से ही जब फिजिक्स में शुरू होती है तो बच्चे उसमें वीक होते हैं। तो यहाँ भी आकर के डायनेमिक्स थोड़ा सा वीक रहती है, लेकिन हमारे लिए ये अच्छी बात है कि नाम कि हम सारा काम डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन से करते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारी डायनेमिक जो है वो 12th वालों से थोड़ा आसान फॉर्म में होती है। आइएगा क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, यहाँ बिंदु मेरा ओ है, ये नेचुरल लेंथ ए है, ये नेचुरल लेंथ बी है। धागा इसमें जस्ट अनस्ट्रेच्ड है, इसे टाइट भी नहीं कह सकते और इसे ढीला भी नहीं कह सकते, इसलिए जस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। जो अभी जो पार्टिकल है वो ओ पर है, कहाँ है, ओ पर। इस तरह से धागा बंधा हुआ है। अब वो कहता है पार्टिकल को बी पर ले जा करके छोड़ा जाता है। पार्टिकल को कहाँ, बी पर ले जा करके छोड़ा जाता है। जब पार्टिकल को बी पर ले जा करके छोड़ेंगे, अब जैसे ही जब पार्टिकल ओ बिंदु पर होता है तो दोनों धागे जो है सीधे होंगे, लेकिन दोनों में से कोई सा भी ना तो टाइट कहलाएगा ना ढीला कहलाएगा। लेकिन जैसे ही मैं पार्टिकल को ओ से बी की तरफ को लेकर के आऊँगा, ओ से बी की तरफ को लेकर के आता हूँ, तो बायां वाला जो धागा होता है वो टाइट हो जाता है जिसमें टेंशन हो जाएगी, और दायां वाला जो धागा है वो ढीला हो जाएगा जिसमें कोई टेंशन नहीं होती। टेंशन सिर्फ टाइट वाले धागे में होती है। तो बायां वाला जो ओ ए वाला धागा है वो तो टाइट हो जाएगा, और ओ बी वाला जो धागा है वो ढीला हो जाएगा। और इस तरह से पार्टिकल को आप बी बिंदु तक लाते हैं, उसके बाद हाथ से पार्टिकल को छोड़ देते हैं। तो जैसे ही पार्टिकल को आप छोड़ेंगे तो वो अंदर की तरफ भागेगा। अब कैलकुलेशन करने के लिए किसी बिंदु पर आ जाते हैं। मान लीजिए मैं बिंदु पी है, ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, यहाँ पर हमारा पार्टिकल है। अब मेरा जो पार्टिकल है बिंदु पी पर है। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं। द पार्ट ओ ए
comma OB of string have natural length A comma B respectively। सबसे पहले हमने बताया कि जो पार्टिकल है हमारा, जो हमारी जो धागे के दो पार्ट ओ ए और ओ बी है, उनकी जो नेचुरल लंबाई है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी है। अब पार्टिकल इस समय ओ पर है, अब उसे बी तक ले जाकर के छोड़ जाते हैं। द पार्टिकल इज टाइप एट ओ। तो जो हमारा पार्टिकल बंधा हुआ बिंदु ओ पर बंधा हुआ है, अब मैं इसे बी तक ले जाकर के छोड़ता हूँ। The particle is stressed up to B and released। पार्टिकल को बिंदु बी तक ले जाया गया और उसके बाद छोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, इसकी वीडियो चाहे जितनी लंबी हो जाए, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं फुल्ली दूंगा और एक एक चीज को आपको समझाने का अपना पूरा प्रयास मैं करूंगा। इसमें पार्टिकल को बी बिंदु तक छोड़ा गया है और उसके बाद बी बिंदु तक ले जाया जाता है और छोड़ा जाता है ना। तो इस समय ए ओ वाला जो हिस्सा होगा वो टाइट होगा, या पहले ये कह देते हैं कि पार्टिकल जो है वो ओ की तरफ को मूव करता है और इस समय बिंदु पी पर है। द particle moves towards O and let P is the position and T is the position of particle at any time T such that OP is equal to S। यानी कि जब पार्टिकल बिंदु बी से चलता हुआ बिंदु ओ की तरफ आ रहा है, तो उस समय किसी समय बिंदु पी किसी समय टी हो चुका है और उस समय बिंदु पी पर पार्टिकल की जो स्थिति है वो पी से प्रदर्शित हो रही है, जिसे विस्थापन हम एक्स कह रहे हैं। सही है ना। तो ये एक्स की पोजीशन हो गई। अब मैं इस समय कैलकुलेशन करने के लिए बिंदु पी पर हूँ। अब मेरा जो लेफ्ट वाला धागा है उसका नाम ए पी होगा और जो राइट वाला धागा है उसका नाम बी पी होगा। ओ तक उसकी ओरिजिनल लंबाई है, लेकिन मैं पी पर जा चुका हूँ, तो इस समय स्ट्रिंग के नाम ए पी और बी पी पड़ेंगे। तो ए पी स्ट्रिंग जो है वो टाइट हो जाएगी और बी पी स्ट्रिंग जो है वो ढीली हो जाएगी। एट पी कॉमा स्ट्रिंग ए पी इज टाइट एंड बी पी इज स्लैक। ऐसे ले सीखे स्लैक, स्लैक मतलब ढीला होना, स्लैक ढीले को बोलते हैं। अब मैं ए पी का टेंशन मान लेता हूँ और मैंने बताया था टेंशन फिक्स बिंदु की वो लेनी है जहाँ से धागा बंधा हुआ होगा। ये टेंशन देख लीजिएगा टी। लेट पी बी द टेंशन, लेट पी बी द टेंशन इन स्ट्रिंग। ए पी पे स्ट्रिंग में टेंशन टी हो गई। अब ये भी लिख देते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए। एपी वाला जो भाग है धागा उसकी टेंशन टी है और उसकी जो दिशा है वो बिंदु ए की ओर है। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बना रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले मैं हुक्स लॉ लगाता हूँ। हुक्स लॉ T इक्वल टू लैम्डा। याद कीजिएगा हुक्स लॉ में T इक्वल टू लैम्डा प्रत्यास्था गुणांक था, ऊपर था लंबाई में वृद्धि और अपन ओरिजिनल लंबाई में वृद्धि के लिए मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था डायग्राम में लिखी हुई लंबाई, और अपन ओरिजिनल लंबाई से भाग कर दीजिएगा। जो एपी वाला हिस्सा है उसकी ओरिजिनल लंबाई स्मॉल ए है क्योंकि वो बायां वाला हिस्सा है, और देखिएगा लंबाई में एक्स की वृद्धि हो चुकी है। चूँकि ओ तक तो ओरिजिनल था, अब मैंने खींच करके इसे पी तक ले आया हूँ, तो एक्स तक की वृद्धि जो है वो हो गई है। यहाँ पर एक्स तक की वृद्धि हो चुकी है, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा एक्स अपॉन ए। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाती है। अब हुक्स लॉ से जो वैल्यू बन जाती है हमारी, तो टी इक्वल टू लैम्डा एक्स अपॉन ए बन जाती है। अब हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने वाले हैं।
इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी। जब बिंदु पी पर आप इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे यानी कि आप यूज़ करेंगे md2x/dt² यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये हो जाता है आपका md2x/dt² हो जाएगा। लेकिन एस दाई तरफ को नापा गया, वो यहाँ पर आपके लिए ओरिजिन का काम कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दाई तरफ जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन आपका टी जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये आप माइनस का टी लगा देंगे, माइनस लैम्डा वैल्यू उठा देंगे x/a, तो ये हो जाएगा d2x/dt² माइनस लैम्डा/am, और ये x, ये हो जाती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। अब ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM तो आ चुकी है। यहाँ से मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, क्योंकि आपको टाइम पीरियड 2π/√μ बताया गया था, लेकिन यहाँ पर ये टाइम पीरियड नहीं रखेगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर जो मुझे धागा दिया गया है वो धागा दो पार्ट में मिलकर के बना हुआ है, और दोनों पार्ट की लंबाई अलग अलग है। ए पार्ट की लंबाई स्मॉल ए है, दूसरे पार्ट की लंबाई स्मॉल बी है। अगर दोनों पार्ट की लंबाई मेरी समान होती तो एक ही टाइम पीरियड मेरा दोनों तरफ काम कर जाता, लेफ्ट में भी और राइट में भी। लेकिन एक तरफ की नेचुरल लेंथ स्मॉल ए है और दूसरी तरफ की नेचुरल लेंथ स्मॉल बी है, तो दोनों के टाइम पीरियड में फर्क आएगा। देखिएगा लैम्डा के अपॉन में ए पड़ा हुआ है, तो जो धागा खींचा था उसकी नेचुरल लंबाई डिनोमिनेटर बन जाती है। इस कारण से हमारा टाइम पीरियड लेफ्ट वाले धागे का अलग आएगा और राइट वाले धागे का अलग आएगा। सही है ना। अब यहाँ से अगर मैं ये यहाँ से ले लेता हूँ, अब मैं ये ले लेता हूँ यहाँ से पीरियड और SHM इक्वल टू 2π/√λ/am, तो ये हो जाएगा 2π/am/λ। ये ध्यान देखिएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है वो SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसका SHM का टाइम पीरियड है, ये तुम्हारे पूरे धागे के SHM का टाइम पीरियड नहीं है। अब देखिएगा मैं कितना हिस्सा कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। पार्टिकल को बिंदु बी से ले जाकर के छोड़ा गया था। यहाँ पर जो हमने पार्टिकल है वो बिंदु बी तक ले गए थे, उसके बाद छोड़ा था, तो बिंदु बी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है। जब पार्टिकल ओ की तरफ आता है तो ओ पर धागा आकर के अपनी नेचुरल लंबाई में आ जाता है, तो ये हमारी मीन पोजीशन होती है। तो यानी कि आप आ रहे हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन से मीन पोजीशन ओ तक आने में, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन से मीन पोजीशन तक आने में जो समय लगता है वो पीरियड का 1/4 होता है। क्योंकि पीरियड आपका क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर मीन पोजीशन और फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो 1 2 3 4, तो 4 पार्ट मिलकर के आपका एक पीरियड बनता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन से बी से मीन पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट तक जा रहा हूँ, तो इसमें जो टाइम लगेगा वो मेरे पूरे पीरियड का 1/4 होगा। यानी कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ, टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम D to O, T1 इक्वल टू, ये हो जाएगा पीरियड अपॉन 4, ये हो जाएगा π/2 √am/λ। अभी जो पीरियड मैंने निकाला है, इस पीरियड को आप संभाल करके रखिएगा, ये अभी सवाल का 1/4 हिस्सा हुआ है। अब देखिएगा, आगे चलता हूं मैं। जब मेरा पार्टिकल बी से चलता हुआ ओ की तरफ आएगा, जब मेरा पार्टिकल बी से चलता हुआ ओ की तरफ आएगा, तो उस समय ए ओ वाला धागा टाइट रहेगा, बी ओ वाला धागा ढीला रहेगा। लेकिन जब मेरा पार्टिकल ओ से ए की तरफ जाएगा तो मेरा ए ओ वाला धागा ढीला हो जाएगा और बी ओ वाला धागा टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर SHM ये मान करके चलिएगा, 2 धागे SHM कर रहे हैं, तो इसलिए आपको सवाल 2 बार करना पड़ेगा। अब मैं इस समय वेलोसिटी लेने जा रहा हूँ। क्या लेने जा रहा हूँ, वेलोसिटी। अभी तक इस एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं निकाली गई है, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। मैं वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगले धागा जब लेने जाऊँगा तो उसका जो मोशन होगा वो ओ से शुरू होगा और पार्टिकल बाई तरफ जो है वो जाना शुरू होगा। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ओ पर जा करके पार्टिकल का वेग कितना है, जिससे कि आगे मेरा इंटीग्रेशन का अगर कांस्टेंट आएगा तो मैं उससे कैलकुलेशन ज्ञात कर लूँगा। मुझे वेलोसिटी दोनों हिस्सों में निकालनी है, उस हिस्से में भी जाकर के वेलोसिटी निकालनी है जबकि बायां वाला धागा टाइट है,
और दूसरे वाले हिस्से में भी जा करके वेलोसिटी निकालनी है जहाँ पर दाया वाला धागा टाइट है। अब इसे डाल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 may be written as equation 1 may be written as equation 1 may be written as dp upon dx is equal to minus lambda upon am into x। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर वेलोसिटी निकालने के लिए तैयारी कर रहा हूं मैं। 2 से मल्टीप्लाई और डाल दीजिएगा, इधर भी 2 डाल दीजिएगा, इधर भी 2 डाल दीजिएगा। इंटीग्रेशन v स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा अपॉन ए एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा c1। इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है, मेरे पास कांस्टेंट c1 है। वेलोसिटी मेरी कंप्लीटली तब निकलेगी जब मेरे पास c1 होगा। अब ये देखिएगा कौन सी स्थिति ऐसी है जहां पर वेलोसिटी आपको पता है। आर्टिकल के शुरू में ही लिखा गया है कि पार्टिकल को बिंदु B से ले जा करके छोड़ा गया है, यानी कि पार्टिकल जो है वो B पर जब है तो उसकी वेलोसिटी 0 है। जब पार्टिकल देखेगा बिंदु B पर होता है तो आप x जो नाप रहे हैं वो O से नाप रहे हैं, तो इसे आप ओरिजिन समझिएगा, इधर को इसकी आप एक्स एक्सिस समझिएगा, इधर को एक्स एक्सिस, तो इनिशियली में B हो जाएगा। तो अब हम कंडीशन लगाने जा रहे हैं, इनिशियली एट B x इक्वल टू स्मॉल b हो जाएगा, b इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन c1 इक्वल टू मिलेगा लैम्डा अपॉन a m इंटू d स्क्वायर। यहाँ से c1 की वैल्यू आपकी मिल जाएगी। c1 को इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन 2 b स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा अपॉन a m कॉमन आ जाएगा b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। ये ध्यान रखिएगा, ये बी स्क्वायर की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का जो स्क्वायर है, ये फार्मूला तभी तक काम करेगा जब तक कि लेफ्ट वाला धागा टाइट है और दायां वाला धागा ढीला है। यानी कि जब दायां वाला धागा टाइट हो जाएगा तो वेलोसिटी काम करना छोड़ देगी, क्योंकि अभी जो धागा है वो लेफ्ट वाला टाइट है और दायां वाला जो है वो ढीला चल रहा है। अब यहाँ देखिएगा वेलोसिटी आ चुकी है, मुझे वेलोसिटी चाहिए ओ बिंदु पर। कहाँ? ओ बिंदु पर। ओ बिंदु पर वेलोसिटी चाहिए मुझे, ओ बिंदु पर मुझे वेलोसिटी चाहिए। ओ बिंदु पर वेलोसिटी प्राप्त करने का मेरा कारण है, जब मैं दूसरी वाली दिशा में जाऊंगा तो वो दूसरे वाले में जो जब मैं ओ से ए की तरफ को जाऊंगा पार्टिकल को लेकर के, तो मेरा जो लेफ्ट वाला धागा है वो मेरा ढीला हो जाएगा, राइट वाला धागा मेरा टाइट हो जाएगा। फिर जब मैं वहाँ पर वेलोसिटी निकालने जाऊँगा तो मुझे फिर दोबारा से एक बार ज़रूरत पड़ेगी कि कांस्टेंट निकालने की, तो उस समय इस वेलोसिटी को मैं यूज़ करूँगा जो इस समय मैं निकालने जा रहा हूँ। अब ऐसा रहिएगा एट ओ, जब आप बिंदु ओ पर जाते हैं तो x इक्वल टू तो हो जाता है 0 और v इक्वल टू हो जाता है bo। जब ओ पर आप जा रहे हैं तो x इक्वल टू 0 हो जाता है, v इक्वल टू bo हो जाता है, देन अब यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिएगा, तो bo इक्वल टू हो जाता है, b आ जाएगा और अंडर रूट में लैम्डा अपॉन am आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 3 जो यूज़ होगी मेरी, ये इक्वेशन नंबर 3 मेरी सबसे लास्ट में यूज़ होने वाली है। ये थोड़ा सा नीचे का नहीं दिख रहा है, सही है। ये इक्वेशन नंबर जो 3 यूज़ होगी मेरी सबसे लास्ट में यूज़ होगी, जब मैं दूसरे वाले पार्ट में जाकर के वेलोसिटी निकालने जाऊँगा। उस समय मुझे कांस्टेंट निकालने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। अब मैं दूसरे वाले पार्ट में चलना शुरू करता हूँ मैं। अब देखिएगा, दोबारा मैं बता देता हूँ, पार्टिकल को बिंदु B तक खींच करके छोड़ा गया था। पार्टिकल को बिंदु B तक खींच करके छोड़ा गया था। पार्टिकल B से लेकर के O तक की गति करता है। जब तक पार्टिकल B से O तक की गति करता है तो दायां वाला धागा मेरा ढीला रहता है और बायां वाला धागा मेरा राइट रहता है। जब पार्टिकल O पर आता है तो दोनों धागे जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। उस समय किसी धागे में कोई तनाव नहीं होता। लेकिन ऊपर जो है पार्टिकल के पास वेग है, यह भी हमने इस समीकरण नंबर 3 में वेग निकाला है। तो यानी कि पार्टिकल बिंदु O पर विराम की स्थिति में नहीं आया है। जब पार्टिकल विराम की स्थिति में नहीं आया है तो पार्टिकल O से अब बाईं तरफ को गति करनी शुरू करेगा। अभी जो मोशन मैंने दाईं तरफ को लिया था, अब उसी मोशन को मैं पूरे आर्टिकल को एक बार रिपीट करने वाला हूँ। लेकिन अब जो मोशन लूँगा वो मैं O के किधर लूँगा,
लेफ्ट की तरफ मैं लूँगा। तो अब मेरा AO वाला जो धागा है वो मेरा ढीला हो जाएगा और BO वाला जो धागा है वो मेरा टाइट हो जाएगा। अब जो मैंने कैलकुलेशन करी है उस कैलकुलेशन को मैं एक बार रिपीट करने जा रहा हूँ। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा जो मैंने अभी तक यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया है, एग्जाम्पल कर क्वेश्चन कर दिया है, वो मेरा आधा क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं आधा क्वेश्चन जो है आगे चलाता हूँ। डायग्राम आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। A बिंदु BO, अब ये हमारी नेचुरल लेंथ A है, ये नेचुरल लेंथ B है। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ Q। अब देखिएगा मेरा पार्टिकल O से बाई तरफ को जा रहा है और किसी समय t पर ये जो है बिंदु Q पर है। और यहाँ पर ध्यान रखना, अब मेरा x दाई तरफ नहीं है, अब मेरा x जो है वो बाई तरफ है। अब ये मैं कैसे करता हूँ, O से Q तक की डिस्टेंस x ले लेता हूँ। अब ये ध्यान रख लेना, मैंने x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में माना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगी और राइट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन कहलाएगी। अब मेरा पार्टिकल जो है बिंदु Q पर है, जब बिंदु Q पर पार्टिकल होगा तो मेरा लेफ्ट हैंड वाला जो ये वाला इधर की साइड वाला जो धागा होगा AO वाला धागा, ये ढीला हो जाएगा और राइट वाला धागा जो है वो टाइट हो जाएगा। बिंदु Q पर जा रहा हूँ मैं कैलकुलेशन करने के लिए। As the particle move from O to A, comma, string BO becomes tight and AO becomes slack। जो AO वाली स्ट्रिंग है वो मेरी ढीली हो जाएगी और BO वाली स्ट्रिंग जो है मेरी टाइट हो जाएगी। और मान लीजिएगा बिंदु समय Q पर जो है समय D पर है। Let Q be the position, let Q be the position of particle at any time t। The equation of motion at Q m d2x upon dt square इज इक्वल टू, यहाँ टेंशन दिखा देता हूँ t डैश। ध्यान दीजिएगा, अब जो मैंने टेंशन दिखाई है वो पीछे वाले की उल्टी टेंशन दिखाई है, क्योंकि अब मेरा BO वाला धागा जो है टाइट है वो B से बंधा हुआ है, तो टेंशन स्थिर बिंदु की ओर होती है, तो मैंने t डैश दाईं तरफ दिखा दिया है। लेकिन x मैंने अब लेफ्ट में नापा है, तो लेफ्ट मेरा इधर की तरफ मेरा पॉजिटिव है और इधर की तरफ मेरा निगेटिव है, तो मैं दोबारा माइनस लगाऊंगा। और दूसरी बात दिमाग में एक बात बैठा लीजिएगा, अगर माइनस नहीं आया तो ऐसे सम नहीं हो सकती। तो ऐसे सम होने के लिए जरूरी है कि माइनस आपका आना चाहिए। m d2x upon dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का t डैश, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ टेंशन इन स्ट्रिंग। अब B से Q पर हूँ मैं, BQ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m d2x upon dt स्क्वायर माइनस लैम्डा आ जाएगा, लंबाई में वृद्धि x आ जाएगी और अब ओरिजिनल t है। देखो पहले जब मैंने पहले वाले पार्ट का कैलकुलेशन करा था तो उसमें समय लंबाई में वृद्धि a आई थी, यहाँ देखिएगा सबसे ऊपर वाली लाइन में। अब एक ही जगह b आ गया है, कैलकुलेशन वैसी चलेगी भाई, a और b इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन md और बाहर x। ये हो जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। अब ये हो जाता है पीरियड। इसी इक्वेशन नंबर में 3 डाल देंगे, 3 तक तो मेरी बनी चुकी है। अब इसी इक्वेशन नंबर में 4 डाल देता हूँ। पीरियड ऑफ मोशन, पीरियड ऑफ मोशन नहीं कहना चाहिए बल्कि SHM चल रही है, पीरियड ऑफ SHM इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट लैम्डा अपॉन dm। तो ये हो जाता है 2 पाई
अंडर बी एम बटे लैम्डा। ये SHM का पीरियड है, SHM का पीरियड है और SHM का पीरियड है, लेकिन ये मेरी पूरी गति का पीरियड नहीं है, क्योंकि मेरी जो पूरी गति है वो दो धागों से मिलकर के बनी है, जिसमें से एक स्मॉल a लंबाई का एक स्मॉल b लंबाई का है। अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है। अब ये इस समय जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इस समय कैलकुलेशन करने के लिए मैं बिंदु Q पर हूँ, यहाँ बिंदु Q पर हूँ। अब पार्टिकल जैसे जैसे a की तरफ चलता चला जाएगा तो टेंशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि पार्टिकल रुक जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, एक ऐसा बिंदु निकालना है जहाँ पर पार्टिकल रुक जाएगा। अब वो बिंदु लेने जा रहा हूँ मैं, ओ यहाँ कोई बिंदु मैं C ले लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मैं C ले लेता हूँ, स्मॉल c ले लेता हूँ। यानी कि अब जो डायग्राम में मैंने नई इंट्रोडक्शन करा है, नए पॉइंट C का इंट्रोडक्शन करा है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो पार्टिकल है वो बिंदु C तक जा रहा है। वो मैंने अभी बताया था साम्य स्थिति है, जब पार्टिकल O पर है और मैं ये मान करके चलूँगा C पर जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब मैं मान करके चलता हूँ कि जो मेरा पार्टिकल है वो C पर जाकर के 0 वेग प्राप्त कर लेगा, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा था कि मीन पोजीशन से अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहे हैं तो आपको जो टाइम लगता है वो पीरियड का 1/4 होता है। यह है let the particle move up to C. Time taken by particle from O to C। इसे T2 कह दीजिएगा और फिर वही फार्मूला लगाइएगा, पीरियड बटे 4 हो जाएगा, तो ये π/2 हो जाएगा और अंडर रूट में आ जाएगा bm बटे लैम्डा। ये पीरियड हो चुका है। अब देखिएगा, अब मैं अपने काम का पीरियड निकाल रहा हूँ। अब मेरी जो पार्टिकल की गति थी उसमें दो धागे मेरे SHM कर रहे थे, एक बार बायां वाला धागा और एक बार दायां वाला धागा, और दोनों की SHM जो है मैंने पूरी करा दी है। यहाँ पर दोनों पार्टिकल की मैंने SHM जो है वो पूरी करा दी है। अब मेरे पास देखिएगा टाइम कहाँ से कहाँ तक आ चुका है। B से लेकर के O तक का टाइम मैं T1 निकाल चुका हूँ, O से लेकर के C तक का टाइम मैं T2 निकाल चुका हूँ। अगर मैं दोनों टाइम को जोड़ देता हूँ तो T1 से प्लस T2 करते हैं तो वो B से लेकर के C तक का टाइम आ जाएगा। अब मैंने कहा है कि मेरा पार्टिकल बिंदु C पर आकर के विराम में आ जाता है, फिर ये अपने मोशन को दोबारा दोहराएगा, B पर फिर आकर के विराम में आ जाएगा। तो जब पार्टिकल B से चलेगा O तक जाएगा टाइम T1 लगेगा, फिर O से C तक जाएगा तो टाइम T2 लगेगा, फिर C से लेकर के O तक आएगा तो फिर टाइम T2 लगेगा, और जब O से लेकर के B तक जाएगा तो टाइम T1 लगेगा। यानी कि पार्टिकल को B पर जब आप वापस लेकर के आएंगे, क्योंकि पार्टिकल को आपने बिंदु B से छोड़ा था, जब पार्टिकल को B पर वापस लेकर के आएंगे तो उस समय तक पार्टिकल 2 बार T1 और 2 बार T2 टाइम जो है वो तय कर चुका होगा, और यही आपकी गति का SHM होगा, सॉरी गति का टाइम पीरियड होगा। अब ये ले लेते हैं, पीरियड ऑफ मोशन इज इक्वल टू 2, T1 प्लस T2 कर दीजिएगा तो इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट m अपॉन लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b। तो मैं बुक से जरा मैच कर लेता हूँ। टाइम पीरियड मेरा आ चुका है टू एंड फ्रो, एक वैल्यू मेरी पूरी हो चुकी है टाइम पीरियड। अब मैं निकालने जा रहा हूँ कितनी दूरी में जो है मेरी SHM होती है। अब यहाँ से आ जाइएगा इक्वेशन नंबर 4। अब वेलोसिटी निकालने की तैयारी करिएगा। इक्वेशन 4 में बी रिटेन एज, तो इसे मैं लिख दूंगा बी dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन bm इंटू एस। 1 2 यहाँ डाल दीजिएगा, 1 2 यहाँ डाल दीजिएगा, इंटीग्रेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन bm इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट C2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 5। अब जब मैंने पहले वाले पार्ट की कैलकुलेशन करी थी तो मैंने यहाँ पर समीकरण नंबर 3 पहले ही बता दी थी, और यहाँ पर मैंने वेलोसिटी VO निकाल दी थी। अब तो मेरा पार्टिकल जब O से C की तरफ जाता है तो प्रारंभिक गति जो होगी वो O से होगी। यहाँ पर मेरा जो समय है वो 0 होगा,
अब मैं कांस्टेंट C2 निकालने के लिए जा रहा हूँ। इनिशियली एट O T इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा ऊपर दोनों धागे ढीले थे, जब वो के लेफ्ट में आप चलेंगे तो लेफ्ट वाला ढीला हो जाएगा, दाएं वाला टाइट हो जाएगा। तो उसी समय से हम समय नापना शुरू कर रहे हैं। इनिशियली एट O T इक्वल टू 0 और B इक्वल टू BO इक्वल टू आया था आपका B अंडर रूट लैम्डा अपॉन A। अब ये वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो BO की वैल्यू आ जाती है B स्क्वायर लैम्डा अपॉन AM इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन BM इंटू एक्स की वैल्यू इनिशियली एट O पर टाइम t की जगह O ओरिजिन है मेरा, तो मैं x इक्वल टू 0 डालूंगा। तो ये वाला हमारे पास 0 हो जाएगा प्लस C2 की वैल्यू आ गई है। पुट इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू डाल दीजिएगा। तो B स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है माइनस का लैम्डा अपॉन BM इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर लैम्डा अपॉन AM। अब देखिएगा क्वेश्चन का लास्ट जो है वो आने वाला है। अब यहाँ पर मेरा B स्क्वायर तैयार हो गया है। B स्क्वायर इक्वल टू देखिएगा लैम्डा अपॉन AM में कॉमन ले लेता हूँ। लैम्डा अपॉन AM कॉमन है तो यहाँ से मुझे B स्क्वायर मिल जाएगा। AM मैंने गलत कॉमन लिया है, लैम्डा अपॉन M कॉमन आएगा तो यहाँ पर B स्क्वायर अपॉन A मिलेगा और माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन B मिलेगा। ये मिल चुका है। अब एक बात मेरे से पूछी गई थी कि पार्टिकल कितनी दूरी में गति करता है। पार्टिकल ने बिंदु B से चलना शुरू करा था तो O तक तो वो गारंटी के साथ आएगा। अब O के वो बाईं तरफ कहाँ जाएगा ये आपको कौन बताएगा। पार्टिकल वहाँ तक जाएगा जहाँ तक इसकी वेलोसिटी 0 होगी। जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी तो पार्टिकल वापस लौटना शुरू कर देगा। तो आप उस स्थिति की तलाश में है जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। और ऊपर की थ्योरी में ये माना गया है कि पार्टिकल की वेलोसिटी बिंदु C पर 0 हो रही है। तो जब पार्टिकल की बिंदु C पर 0 हो रही है तो मैं इस इक्वेशन का यूज करने वाला हूँ। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ पार्टिकल comes in rest at C। तो B इक्वल टू 0 ले लेंगे और डायग्राम से देख लीजिएगा x इक्वल टू OC बराबर C हो जाएगा। देन 0 हो जाएगा लैम्डा अपॉन M हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन A माइनस का C स्क्वायर अपॉन B। तो यहाँ से जब इसे 0 लैम्डा अपॉन M 0 में चला जाएगा तो C स्क्वायर इक्वल टू B क्यूब अपॉन A हो जाएगा। C इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट B अपॉन A। C की वैल्यू आ चुकी है। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा जो C की वैल्यू है डायग्राम के अकॉर्डिंग वो OC है। अब लास्ट रिजल्ट लिख देते हैं अपना। पार्टिकल कितनी दूरी में आगे पीछे गति कर रहा है। पार्टिकल B से लेकर के C तक दूरी कर रहा है। B से C तक की दूरी तय करके SHM कर रहा है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। द पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो in distance BC is equal to BO plus OC। BO की वैल्यू B है प्लस OC की वैल्यू B अंडर रूट B अपॉन A है। तो यहाँ से B अपॉन A अगर आप कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा आपको अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B। इस प्रकार से देखिएगा आपका यहाँ पर अंडर रूट ये अंडर रूट गलत हो गया है। इस प्रकार से देखिएगा वो दूरी आ चुकी है जितनी दूरी में पार्टिकल आगे पीछे जो है वो सरलावृत्ति कर रहा है। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो देखिएगा क्वेश्चन बड़ा था, टिपिकल था। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी इसमें नहीं छोड़ी एक्सप्लेनेशन करने में। मैंने हर एक चीज़ इसमें लिखी है और हर एक चीज़ को बार बार एक्सप्लेन किया है।